हाय फ्रेंड्स। आज हम सुप्रीम कोर्ट के जो रीसेंट जजमेंट है इन क्यूरेटिव पिटीशन फाइल्ड बाय दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, उसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं पर्टिकुलरली फॉर ड्राफ्टिंग आवर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड हाउ टू डील विद द डिस्प्यूट सिचुएशन, उसके बारे में जो भी लेसन्स या जो भी सीख हमें मिलती है इस डिस्प्यूट से और इस जजमेंट से, वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो का मकसद जजमेंट की चीर फाड़ करना नहीं है, क्रिटिसाइज करना नहीं है, बल्कि व्हाट वी कैन लर्न एंड व्हाट वी कैन फॉलो इन फ्यूचर। विद दैट ऑब्जेक्टिव, लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। इस जजमेंट को अच्छी तरह से समझने के लिए पहले हमें यह समझना जरूरी है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस कंसेशन एग्रीमेंट में किस पार्टी का क्या रोल था। क्योंकि यह कंसेशन एग्रीमेंट कोई आम कंसेशन एग्रीमेंट नहीं था, इसमें दोनों पार्टीज का रोल डिवाइडेड था। जनरली जो पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें लॉक स्टॉक एंड बैरल the entire site, the road is handed over to the concessionaire, and then they are responsible to construct, operate, maintain, and then finally hand over the project to the authority. But in this case, the roles were divided. तो ये जो पूरी मेट्रो लाइन थी, जो शुरुआत में जो दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 है वहां से शुरू होकर के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक के लिए थी, बाद में इसको एक्सटेंड करके द्वारका सेक्टर 21 से जोड़ दिया गया है। तो इस जो रेलवे लाइन का सिविल वर्क है और जो रेलवे ट्रैक है, इसको बनाना था डीएमआरसी को। और जो रोलिंग स्टॉक है, ये टेक्निकल शब्द है, जो रेल के कोचेज है, बेसिकली जो मेट्रो जो चलती है ट्रैक पर, उस मेट्रो को प्रोक्योर करना था दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड को, जो कि रिलायंस इंफ्राटेक की एक सब्सिडरी थी और इनका एक जॉइंट वेंचर था किसी फॉरेन कंपनी के साथ जो कि रेल कोचेस बनाने में एक्सपर्ट। तो फॉर ईज ऑफ रेफरेंस वी विल कॉल दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड एज आर इंफ्रा। तो आर इंफ्रा के स्कोप में था कोचेस अरेंज करना और मेट्रो लाइन को ऑपरेट करना। और इसी प्रोजेक्ट के में जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट भी एक बड़ा हिस्सा था। पूरी लाइन पर 3 जगह बहुत मेजर रियल एस्टेट डेवलपमेंट भी होनी थी। सेक्टर द्वारका, जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन्होंने देखा होगा, बहुत बड़ा मॉल है और रेलवे स्टेशन उस मॉल के अंदर ही है। दूसरी साइड थी धौला कुआं। धौला कुआं से इवन बाहर से आने जाने वालों भी उसके पास से गुजरे होंगे। तो मेट्रो स्टेशन एक मॉल के अंदर है। और तीसरी रियल एस्टेट डेवलपमेंट थी शिवाजी स्टेडियम, जहां की काफी कंट्रीज के पासपोर्ट प्रोसेसिंग ऑफिस। तो ये 3 रियल एस्टेट डेवलपमेंट थी और मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो लाइन की एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। और इसका जो कंसिडरेशन था, कंसेशन फीस जो आर इंफ्रा को पे कर रही थी एज ए सक्सेसफुल बिडर, वो 51 करोड़ रुपीस पर ईयर, और ये आगे बढ़ती जाती इन्फ्लेशन के हिसाब से। और दूसरा था रेवेन्यू शेयर, जो कि 1% टू 5% ओवर द पीरियड ऑफ कंसेशन ईयर ऑफ 30 ईयर्स। इसको भी धीरे धीरे इसको बढ़ना था अप टू 5%। तो ये इसकी कंसेशन फीस थी और दिस वाज द स्कोप बिटवीन द टू पार्टीज। अब जो झगड़ा हुआ है, जो डिस्प्यूट हुआ है, वो डिस्प्यूट हुआ है
रेलवे ट्रैक की क्वालिटी को लेकर। रेलवे ट्रैक में कुछ क्रैक्स डेवलप हुए, जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें भी कुछ इश्यूज थे। तो ओवरऑल ये माना गया कि इस पर मेट्रो लाइन चलाना सेफ नहीं है, और किस स्पीड तक सेफ है, ये सारे इश्यूज डिस्प्यूट इसमें अराइज हुए, जिसकी वजह से आर्बिट्रेशन हुआ और फाइनली जो डिसाइड हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसका फाइनल कंक्लूजन। कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा 2008 में ये कंसेशन एग्रीमेंट अवार्ड हुआ था आर इंफ्रा को। 2011 में आर इंफ्रा ने मेट्रो लाइन की ऑपरेशन शुरू की फरवरी में, और 8-9 महीने के बाद ही उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, और आर इंफ्रा ने डीएमआरसी को बताया कि इसमें जो रेलवे ट्रैक है इसमें कुछ क्रैक्स है, जिसकी वजह से इसको जो स्पीड है इसकी 120 किलोमीटर पर आवर इसकी टारगेट और डिजाइन स्पीड थी, उसमें मेट्रो नहीं चलाई जा सकती एंड इट इज नॉट सेफ। और उन्होंने इनिशियली आर इंफ्रा ने कंसेशन फीस में कुछ डिस्काउंट की रिक्वेस्ट की थी, जिसको डीएमआरसी ने मना कर दिया। और फाइनली 9 जुलाई 2012 को आर इंफ्रा ने डिफॉल्ट नोटिस इशू कर दिया डीएमआरसी को, और उनसे कहा कि आप अगले 90 दिन के अंदर अंदर जो भी आपका डिफॉल्ट है, इन द सेंस जो भी रेलवे ट्रैक में प्रॉब्लम्स हैं, क्रैक्स हैं, उनको ठीक करिए, जिससे कि हम इस मेट्रो लाइन को पूरी तरह से और सुरक्षा के साथ विद सेफ्टी कैन ऑपरेट। तो 90 दिन का उनको डीएमआरसी को आर इंफ्रा ने डिफॉल्ट नोटिस दे दिया टू क्योर द डिफॉल्ट। डीएमआरसी ने कुछ उस पर काम किया, कुछ इंप्रूवमेंट्स की, लेकिन आर इंफ्रा के हिसाब से दोज इंप्रूवमेंट्स वर नॉट एनफ टू सेफली ऑपरेट द मेट्रो। और अक्टूबर 12 को आर इंफ्रा ने कंसेशन एग्रीमेंट को टर्मिनेट करने का नोटिस दे दिया, alleging that DMRC has failed to cure the default। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। डीएमआरसी इससे सहमत नहीं था। डीएमआरसी ने कंसिलिएशन करने की कोशिश की, वो फेल हुआ, और फाइनली 23 अक्टूबर को डीएमआरसी ने आर्बिट्रेशन इनिशिएट कर दिया। इसमें 3 आर्बिट्रेटर थे, तो आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल बना, और इन द मीन टाइम क्योंकि डीएमआरसी उसमें कुछ रेलवे ट्रैक पे इंप्रूव कर रही थी, तो उन्होंने जो कमिश्नर रेलवे सेफ्टी है, मेट्रो रेल सेफ्टी कमिश्नर को दोनों ने परमिशन के लिए अप्लाई किया, आर इंफ्रा और डीएमआरसी के। और 18 जनवरी 2013 को कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी, इसको हम ब्रीफली इन शॉर्ट हम सीएमआरएस रेफर करेंगे, तो सीएमआरएस ने 18 जनवरी 2013 को एक सर्टिफिकेट इशू किया, ये कहते हुए कि अब इस मेट्रो लाइन की सर्विसेज दोबारा शुरू की जा सकती है, लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन लगा दी, और वो कंडीशन ये थी कि इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 50 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब इसमें जो टारगेट स्पीड है वो 120 किलोमीटर है, लेकिन सीएमआरएस कह रहा है कि आप 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा नहीं चला सकते। तो सीएमआरएस ने सर्टिफिकेट इशू किया स्पीड लिमिट के साथ। ऑब्वियसली आर इंफ्रा इससे खुश नहीं था, और फाइनली 30 जून 2013 को आर इंफ्रा ने मेट्रो लाइन डीएमआरसी को वापस हैंड ओवर कर दिया। देखिए, वो जुलाई में ही डिफॉल्ट नोटिस दे चुके थे, और अक्टूबर 2012 में वो टर्मिनेट कर चुके थे कंसेशन एग्रीमेंट, लेकिन उन्होंने लाइन जो हैंड ओवर की डीएमआरसी को 30 जून 2013 को।
उसके तुरंत बाद अगस्त में आर्बिट्रेशन पैनल कॉन्स्टिट्यूट हुआ और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग हुई। मई 2017 में आर्बिट्रेशन अवार्ड आया, जिसमें आर्बिट्रेटर्स ने 2,782 करोड़ रुपए, 2,782 करोड़ as a termination payment in any concession agreement. If the concession agreement is terminated, there is a provision for payment of termination payment. So 2,782 crore as the termination payment plus interest. उसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे क्लेम थे, वो सब आर इंफ्रा के फेवर में आर्बिट्रेटर्स ने अवार्ड किए। ऑब्वियसली डीएमआरसी ने इसके खिलाफ सेक्शन 34 आर्बिट्रेशन एक्ट में अपील फाइल की सिंगल जज दिल्ली हाई कोर्ट के सामने। दैट अपील वाज डिसमिस्ड। Then DMRC filed another appeal under section 37 of the Arbitration Act before the division bench of the Delhi High Court. अब यहां से मैटर ने ट्विस्ट लिया। डिवीजन बेंच थी दिल्ली हाई कोर्ट की, उसने डीएमआरसी के फेवर में जजमेंट दिया और आर्बिट्रेशन अवार्ड को ऑलमोस्ट सेट असाइड कर, ये कहते हुए कि आर्बिट्रेटर्स ने एग्रीमेंट के हिसाब से, जो उसमें एक मेन फ्रेज है कि इफेक्टिव स्टेप्स, और जो सीएमआरएस ने सर्टिफिकेट दिया है सेफ्टी का, उसको इग्नोर करते हुए ये आर्बिट्रेशन अवार्ड दिया है। एंड दिस इज नॉट अ गुड अवार्ड, इट्स अ पेटेंटली इलीगल अवार्ड, ये कहते हुए जो डिवीजन बेंच थी दिल्ली हाई कोर्ट की, उसने आर्बिट्रेशन अवार्ड सेट असाइड कर। अब आर इंफ्रा ने स्पेशल लीव पिटीशन एसएलपी फाइल की सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट अलाउड द अपील, आर इंफ्राज अपील, एंड रीस्टेटेड द आर्बिट्रेशन अवार्ड। फिर डीएमआरसी ने रिव्यू पिटीशन फाइल किया, रिव्यू वाज डिसमिस्ड, एंड देन फाइनली रिव्यू वाज डिसमिस्ड इन 2021। दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट। एंड देन डीएमआरसी ने फाइनली क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की, जो क्यूरेटिव पिटीशन अप्रैल 2024 में डिसाइड हुई है। मतलब ऑलमोस्ट 2.5 साल के बाद क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड। अब जो क्यूरेटिव पिटीशन में जजमेंट आया, वो जजमेंट डीएमआरसी के फेवर में आया, और डीएमआरसी ने और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच थी, उसका जो जजमेंट था जिसमें आर्बिट्रेशन अवार्ड सेट असाइड हुआ, उसको रिस्टोर किया और आर्बिट्रेशन अवार्ड को सेट असाइड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया, इसके क्या प्रमुख कारण थे, वो भी अभी हम समझेंगे। इसमें जो सबसे बड़ा इशू था कि टर्मिनेशन का ट्रिगर पॉइंट क्या हो सकता है, टर्मिनेशन कब आर इंफ्रा कर सकती है। क्या सिर्फ डीएमआरसी के डिफॉल्ट के बेसिस पे वो कंसेशन एग्रीमेंट टर्मिनेट कर सकते हैं, या डिफॉल्ट लीडिंग टू मटेरियल एडवर्स इफेक्ट। ये तो ट्रिगर पॉइंट था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिफॉल्ट के बेसिस पे ये कंसेशन एग्रीमेंट टर्मिनेट नहीं हो सकता था, इट कुड लीड टू मटेरियल एडवर्स इफेक्ट। और इस पे काफी डिस्कशन भी है आर्बिट्रेशन अवार्ड में और जजमेंट में भी। दूसरा ये था कि क्या ऑब्लिगेशन था डीएमआरसी का डिफॉल्ट नोटिस मिलने के बाद। क्या डीएमआरसी को जितना भी डिफॉल्ट था उसको पूरा ठीक करना था, मींस whether DMRC was obliged to fully cure the default or taking effective step was enough. Supreme Court says that as per agreement, as per concession agreement, effective steps were enough for DMRC to take to avoid termination of the concession agreement, and DMRC has taken effective steps, which is demonstrated by the certificate of CMRS,
which has allowed the operation of the metro line, even though at a speed restriction of 50 kilometers per hour. The Supreme Court also observes that the CMRS's permission indicates that the metro line can be safely operated, and this also indicates that DMRC has taken effective steps, and the arbitration award is not reasoned enough on these two grounds, on the effective steps and the safety aspect. And arbitration award has totally ignored the implication of CMRS's certificate to operate. This is the crux of the Supreme Court's judgment. अब यहाँ पे एक ये नोट करने वाली बात है कि जो मेट्रो लाइन की डिजाइन और टारगेट स्पीड है वो 120 किलोमीटर पर आवर। Finally, the Supreme Court allows the curative petition, arbitration award is set aside, and the division bench of the High Court, their judgment is restored. Now, ये जो material adverse effect है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और इस सिचुएशन में जबकि मेट्रो लाइन ऑपरेट भी हो रही है, लेकिन 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ऑपरेट होती है, इसका कोई मटेरियल एडवर्स इफेक्ट है या नहीं है, ये भी हम समझेंगे अभी। अब जो इससे सीखने की बात है, ये जो लेसन्स है, ये पूरा जो डिस्प्यूट है ये 4 फ्रेजेस के अराउंड घूमता है, जिसमें कि मटेरियल एडवर्स इफेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्टिव स्टेप एंड मटेरियल एडवर्स। अब इस कॉन्टेक्स्ट को और अच्छे इजीली समझने के लिए मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूं। ये काल्पनिक स्टोरी है। ए पर्सन परचेजेस ए वेरी प्रीमियम कार, मतलब आप 1 करोड़ से अधिक की एक बड़ी सी अच्छी प्रीमियम कार आपने खरीदी, और जो कार के जो मैन्युफैक्चरर्स है, कंपनी ने क्लेम किया है कि ये कार 200 किलोमीटर पर आवर की भी अधिक की स्पीड पर बहुत आराम से कंफर्टेबली सेफली चल सकती है, रोड पे दौड़ सकती है। यू बॉट द कार, यू स्टार्टेड ड्राइविंग इट, एंड देन यू फाइंड्स कि ये 120 किलोमीटर की स्पीड पर आते आते कार थोड़ी अनस्टेबल होती है और इसमें सेफ्टी इश्यूज अराइज होते हैं। इट्स नॉट कंफर्टेबल ड्राइविंग इट above the 120 kilometer per hour speed. You complains to the car manufacturers, and now here the car manufacturer come back and tell you that सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने 120 किलोमीटर की स्पीड पर ये गाड़ी कहाँ चलाई, क्योंकि इट्स इलीगल। इंडिया में तो कोई भी ऐसा रोड नहीं है जहां आप 100 किलोमीटर से अधिक की स्पीड पर गाड़ी चला सकें। शहरों में ज्यादातर 50 से 60 किलोमीटर की स्पीड लिमिट है, जो नॉर्मल हाईवेज है वहां पर 80, और जो एक्सप्रेस वेज अभी नए बने हैं उन पे 100 किलोमीटर की स्पीड है। तो आप 120 किलोमीटर की स्पीड में तो गाड़ी चला ही नहीं सकते। और अगर आपको कभी थोड़ा बहुत चलानी भी है तो 100 किलोमीटर तक तो कोई इसमें गाड़ी में इशू है ही नहीं। तो अगर ये गाड़ी आपकी 120 किलोमीटर या उससे अधिक स्पीड पर नहीं चल सकती, इससे आपको कोई नुकसान नहीं है। हाँ, हमने क्लेम किया है कि ये गाड़ी 200 किलोमीटर से अधिक की स्पीड पर भी बड़ी स्मूथ चलेगी, और उस हद तक थोड़ी हमारी डेफिशिएंसी है, बट दिस डेफिशिएंसी इज नॉट कॉजिंग एनी मटेरियल एडवर्स इफेक्ट, क्योंकि आप 100 किलोमीटर से अधिक की स्पीड पर गाड़ी चला ही नहीं सकते। तो इसलिए हम आपकी गाड़ी वापस नहीं लेंगे। तो इसी तरह की कुछ सिचुएशन ये डीएमआरसी की है। डीएमआरसी ने कहा कि भाई ये 29 किलोमीटर का ट्रैक है, अब इसमें स्पीड 50 की हो या 80 की हो या 100 की हो, इससे 5-7 मिनट का फर्क पड़ता है, और वैसे भी आपके पास पैसेंजर्स तो है नहीं,
you are suffering economic losses by operating this line. तो आपका जो मेन मुद्दा है आर इंफ्रा का, वो इकोनॉमिक है, इट्स नॉट टेक्निकल. एंड दिस लिमिट ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर इज नॉट कॉजिंग एनी मटेरियल एडवर्स है. तो जब भी एग्रीमेंट ड्राफ्ट करें तो बड़ा ध्यान से वर्ड्स अपने चूज करें कि हमें मटेरियल डिफॉल्ट पे फोकस करना, उस डिफॉल्ट के मटेरियल एडवर्स इफेक्ट पे नहीं, क्योंकि एडवर्स इफेक्ट डिफाइन करने में काफी, कहते हैं, लोचा हो सकता है. तो अगर मटेरियल डिफॉल्ट है, मेट्रो लाइन 120 की जगह सिर्फ 50 किलोमीटर की स्पीड पर चल सकती है, तो ये एक मटेरियल डिफॉल्ट है. इसका मटेरियल एडवर्स इफेक्ट हो या ना हो, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन यूजिंग अवर. द सेकंड लेसन इसकी जो क्योर पीरियड है, डिफॉल्ट नोटिस का जो पीरियड है, उसमें डिफॉल्टिंग पार्टी को जो करना है वो ऑब्लिगेशंस बिल्कुल क्लियर डिफाइंड होने चाहिए. यहां पे उन्होंने बोला है क्योर भी करेगा डीएमआरसी, क्योर और टेक इफेक्टिव स्टेप्स टू क्योर, दोनों वर्ड्स यूज हुए हैं. तो डीएमआरसी ने कहा कि हमने इफेक्टिव स्टेप्स तो लिए हैं. जब हमने इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं तभी तो सीएमआरएस ने सर्टिफिकेट दिया है टू रिकमेंस द ऑपरेशन. क्योर हमने नहीं किया, लेकिन हमने इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं. वी हैव फुलफिल्ड द कंडीशन ड्यूरिंग द नोटिस पीरियड एंड देयरफॉर दिस इज ए wrongful टर्मिनेशन ऑफ द कंसेशन एग्रीमेंट. अब यहां एक बात और नोट करने की है कि ये मेट्रो लाइन ने 120 किलोमीटर की स्पीड अभी 2023 में ही अचीव की. मतलब इन दिस केस द क्योर पीरियड हैज लास्टेड ऑलमोस्ट 10 years. What lessons we can learn is we have to very carefully draft this default clauses, the termination, and the implications of the term. Now, what are the key takeaways from the Supreme Court's judgment in this curative? I have few, and I'm sure you also have your thoughts. So I'll share my thoughts, my key takeaways from the Honorable Supreme Court's judgment in this curative. First of all, as you all know, the curative petitions are entertained under Article 142(1) of the Constitution of India, with the objective that Supreme Court would be able to do complete justice. Because sometimes there are remedies which may not exactly be provided under the law or under the circumstances of the facts. But if the Supreme Court feels necessary, so they can even award those kind of reliefs, complete justice. So that's so Article 142 has a very wide scope, and Supreme Court can award any kind of relief. They can simply ignore the arbitration proceedings, arbitration award, and to arrive at a completely new resolution of the dispute, complete justice. Now, here I ask myself whether this judgment gives complete justice to all the stakeholders, not only to one party. And here my take is that yes, our infra may have been reckless in taking extreme steps of terminating the concession agreement in a rush. I think they opted for triple talaq instead of resorting to the diverse proceedings under the Hindu Marriage Act or the Indian Marriage Act. But be that as it may, they have paid the price for it. But the moot question is whether DMRC was also in default or not. And if the answer is yes, the DMRC was also in default. They did not fulfill their obligations of handing over a good quality railway track. What punishment or what damages have they suffered? I think DMRC has got away with the murder, so to say. So does it qualify as a complete justice?
To my mind, this was a good opportunity to examine and explore the doctrine of contributory negligence, and some relief was due to Reliance Infra, or at least some damages should have been suffered by DMRC. And since DMRC has not suffered any damages, even though they were in serious default and took almost 10 years to fully cure their default, so this judgment has set a very hard precedent in terms of attaining finality of any dispute resolution, particularly if the counterparty is a government or a public sector. So these are my few key takeaways. With this, I conclude this video. We'll meet in another interesting discussion. Thank you very much. And I would just like to clarify that the views expressed in this video are my own, and I do not intend to criticize any judgment, so to say. The purpose was only to have a discussion for education purposes. With this, thank you once again.